हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट एक कक्षा 12वीं की पोल साइंस का, जिसका नाम है दो ध्रुवीता का अंत। और हम करने वाले जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है कि जब मैं बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसका मतलब सिंपल है कि इस चैप्टर के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इसी पीडीएफ के अंदर से आएगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। और ये बात है ना, आपको हिस्ट्री के एग्जाम में पता चली गई होगी। ऑल्दो मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, बट बहुत सारे बच्चों ने फोन करा और बोला कि सर पूरा क्वेश्चन पेपर डिट्टो था, जो जो चैप्टर के आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले वही सारे के सारे हमारे एग्जाम में आए। हम तो बिल्कुल वही लिख कर आए हैं जो आपने लिखा है। सर पूरे मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे यार। अगर आपने वो लिखा है जो मैंने आंसर में लिखा हुआ है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ क्वेश्चन 5 में है बट उसको 8 में भी कर सकते हैं, मतलब 8 में भी आ सकता है वो वाला क्वेश्चन। और मैंने बताया भी था कि आंसर को कैसे बड़ा करना है, मतलब वीडियो में मैं आपको बताते गया था कि अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। अब देखो, पोल साइंस के अंदर भी यही होने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिट्टो आएंगे। और अभी तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दे रखी होगी, बट डोंट वरी, मैं इसकी वन शॉट वीडियो भी डालूंगा और साथ में इसके एमसीक्यू भी डालूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि सर हिस्ट्री में बात यह है कि आपने एमसीक्यू की सिर्फ 2 ही चैप्टर की वीडियो डाली थी तो हमें बड़ी परेशानी हुई एमसीक्यू सॉल्व करने में। बट डोंट वरी, मैं पोल साइंस में से नहीं होने दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर आपने कल वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि कल मेरा एग्जाम था, ठीक है, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, ठीक है। और आप खुद सोचो, आपका जब मतलब मेरा है ना 22 तारीख को एग्जाम था, आपका 21 को था, ठीक है, हिस्ट्री का। और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था खुद के पढ़ने की जगह, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक तरह से पता है मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बट हम भी किसी रेस में भाग रहे हैं तो आप ये भी याद रखो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पूरी तो करनी है। डायरेक्टली आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 1 के हमारे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन सारे के सारे पी वाई क्यूज मैं बता दूं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ रखे हैं और फर्स्ट टर्म के अंदर यही आएगा। मैं आपको सिंपल बता दूं ये। और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ने की बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि है ना, पता है बच्चे चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर भी उनको ये समझ नहीं आता है इसमें से क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है, ठीक है। चलो, तो सोवियत संघ की विशेषता बतानी है, पॉजिटिव भी बताने हैं, नेगेटिव भी बताने हैं, ठीक है। अब सोवियत संघ का विघटन, यानी विघटन का मतलब होता है टूटना। सोवियत संघ क्यों टूटा? ऑब्वियसली इसलिए टूटा होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कतें यानी नेगेटिव पॉइंट, है ना। तो यही वाली बात है। अब देख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी अलग है बट है सेम ही बात। नेक्स्ट है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके पश्चात जो है वो हमारा सोवियत संघ एक महाशक्ति बन गया था। उसके 6 कारणों की व्याख्या करें। अब महाशक्ति बना होगा तो यानी इसके अंदर अच्छी बातें होगी, तो यानी पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं। समझ लो, क्वेश्चन सेम ही है। चलो अब आ जाते हैं डायरेक्टली जी आंसर पे। अच्छा, एक और बात, मैं जिस भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर की वीडियो, एमसीक्यू, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे का भी हिस्ट्री का एग्जाम रहता है तो वो भी जाकर देख सकता है। हिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज सब कुछ दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो, सबसे पहले तो थोड़ी बहुत विशेषता बता देता हूँ, फिर कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहली विशेषता है सोवियत संघ की, कि है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को का विरोध करता है और साम्यवादी आदर्शों को अपनाता है, ठीक है। दूसरा, ये नियोजित अर्थव्यवस्था पे चलता है, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है, यानी एक दल व्यवस्था है। एक दल व्यवस्था थी हमारे यूएसएसआर में, सोवियत संघ में, और एक ही पार्टी जो थी उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी सुनना, क्योंकि कभी कभार बच्चे बोलते हैं कि सर आप छोटा पॉइंट लिखते हो तो क्या हम इतना छोटा लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो भी तो सुनो आप, वो भी तो एग्जाम में लिख कर आना। मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा बट जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो, क्योंकि लिखना है ना आपको। कभी कभार ऐसा भी आ सकता है, मान लो आपको सिंपल कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आ जाएगा, मान लो लेट्स अज्यूम, तो आप 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो लिख पाओ। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो भी सुनो आप। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो एक ही पार्टी थी, एक दल व्यवस्था थी और उसका दबदबा भी था। ये नेगेटिव पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। नेक्स्ट है इसकी अच्छी बात ये थी कि न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा है ना सभी नागरिकों को सुनिश्चित कराई जाती थी। सभी नागरिकों को जो है वो सारी की सारी जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सरकारी प्रोवाइड करती थी। बेरोजगारी ना के बराबर थी, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है उन्नत संचार प्रणाली थी। उन्नत संचार प्रणाली यानी यहाँ पर जो संचार की व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। दूसरी बात है यहाँ पर संसाधन भी, ऊर्जा संसाधन भी बहुत सारे थे, ठीक है, जैसे तेल हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, आदि हो गया, ओके। और साथ ही में यहाँ पर संचार प्रणाली तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दूर दराज के हिस्सों तक भी पहुंचने के लिए आराम से पहुंच जाते थे, ठीक है। राष्ट्र के दूरस्थ हिस्सों तक पहुंच होना, क्यों पहुंच होना? क्योंकि उन्नत संचार प्रणाली थी। और यहाँ पर जो यातायात था ना, 3 पॉइंट बन गए। देखो अच्छी बात क्या है, उन्नत संचार प्रणाली, अलग अलग दूर दूर के एरिया से कांटेक्ट था, यातायात अच्छा था, और यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के बहुत सारे स्रोत थे। 3 पॉइंट ये हो गए, बेरोजगारी ना होना, ठीक है। और दूसरी बात है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं सभी नागरिकों को प्रदान करी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है
कि यहाँ पर क्या था कि ना पिन से लेकर, पिन जो होती है ना, पिन से लेकर कार तक देश के अंदर ही सब कुछ बनाया जाता था। तो ये भी अच्छी बात थी, तो ये बाहर के देशों से इनको इम्पोर्ट कुछ नहीं करवाना पड़ता था, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, याद रहेगा ना। चलो अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है, ये भी ये विशेषता है कि मिल्कियत का प्रमुख जो रूप था वो राज्य का स्वामित्व था। मिल्कियत का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ज्यादातर प्रॉपर्टी सरकार के अंडर आती थी, जितनी भी फैक्ट्री हो सरकार के अंडर आती थी। उत्पादन के साधनों पर भी सरकार का नियंत्रण था, यानी जो भी उत्पादन होता था वो सरकार का ही होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्पादन में सर्व निर्भरता थी, जिससे पिन से लेकर कार तक उत्पादन घरेलू वस्तु में ही बनाया जाता था। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ना, जो वो एक तरह से सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट थे, उत्पादन में सब निर्भरता थी, सब कुछ वो अपने देश में बनाते थे। तो हमें क्या क्या समझ आया एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मिक्स लिखे हुए हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पिन से लेकर कार तक सब बनाते थे, बेरोजगारी कम थी, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था वो भी अच्छी थी, बस अमेरिका के मामले में सेकंड नंबर पे थी, ये आप लिख लो अगर आप चाहो तो शॉर्ट में। तीसरी बात है, उन्नत संचार प्रणाली थी, यातायात अच्छा था, ऊर्जा के संसाधन बहुत सारे थे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट 6 से ज़्यादा ही बता दिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, और विशेषता में क्या है कि वन पार्टी सिस्टम था, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, मिल्कियत का जो मुख्य रूप था वो राज्य हुआ करता था, उत्पादन पर भी राज्यों का कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी विशेषता में आप चाहो तो लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेगेटिव पॉइंट पे, और नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, सोवियत संघ का विघटन इसलिए होगा क्योंकि उसमें कुछ परेशानियां थी, और वही परेशानी सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है। पहला, नागरिक की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा पूरा ना होना। इसका मतलब है कि वहां पर जो लोग थे, यानी जो यूएसएसआर में टोटल 15 राज्य थे, 15 एरिया थे, तो 15 एरिया के लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। उनको पता चलने लग गया था कि जो वेस्ट वाली कंट्री है, जो पश्चिमी देश है, वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं हमारे से, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई थी। दूसरा, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, वहां पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और वो लोगों पर नियंत्रण करने के लिए उनको डराती थी, मारती थी, करप्शन बहुत था, भ्रष्टाचार बहुत था वहां पर। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति पर अंकुश। राजनीति पर अंकुश का मतलब है कि वहां पर जवाबदेही नहीं थी, कोई भी है ना सवाल पूछता था तो वो जवाब नहीं देती थी, और जवाब अगर कोई सवाल उल्टा पूछ लेता था तो उसको जेल में भी डाल देती, क्योंकि एक ही सरकार थी, तो अंकुश नहीं था इस पे, जो मर्जी कर सकती थी, यही बात लिखी हुई है, मारना चाहे किसी बंदे को मार देती रातों रात। दूसरा है संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार बनाने पर किया जा रहा था। मतलब पैसे जो कि लोगों के अच्छे के लिए काम करने चाहिए थे, फैक्ट्री रोड ये सारी चीजें बननी चाहिए, तो उसका यूज है ना परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि उस समय लड़ाई चल रही थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में, ठीक है। तो ये भी एक गलत पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है, पैसा अच्छे काम के लिए लगाना चाहिए था, गलत काम के लिए। दूसरा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले जो थे वो पीछे रह गए थे। ये जब लोगों को बात पता चली तो लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा जी अलग ही कर दो। नेक्स्ट है कि रूस की प्रमुखता। रूस के प्रमुखता का मतलब है, मैंने अभी अभी आपको बताया 15 राज्य थे, 15 राज्य में से जो इनका लीडर था वो रूस था, तो सिर्फ रूस के कहने पे ही सारे काम होते थे। रूस का मतलब रूस जिस इलाके पर, रूस के जो मंत्री है जिस इलाके पर बोलते थे कि इसका डेवलपमेंट करो, उसी का डेवलपमेंट होता था, बाकी का डेवलपमेंट नहीं होता था। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि रूस का ही वर्चस्व हुआ करता था। नेक्स्ट है कि गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। इस बंदे के बारे में बात करेंगे, इसका भी नीचे क्वेश्चन दे रखा है। गोरबाचेव एक लीडर था यूएसएसआर का, तो उसने बहुत सारे चेंज लाने की कोशिश करी, बट उसका विरोध हुआ, और एंड में जाके इतना विरोध हुआ कि यूएसएसआर के विघटन का कारण भी बना ये। नेक्स्ट है कि जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध थी। गतिरुद्ध का मतलब है रुकी हुई थी, और उपभोक्ता वस्तु की कमी थी। पिन से लेकर कार सब कुछ तो बनाते थे, बट दिक्कत यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो अपने देश में नहीं बना सकते थे, जिसके उसके पास संसाधन नहीं थे, और वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट भी नहीं करते थे, तो इसलिए उपभोक्ता वस्तु की कमी थी, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन गई जो विघटन का कारण बनी। और लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। जो अलग अलग 15 राज्य के लोग जो यूएसएसआर में मिले हुए थे ना, उन सब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी, और उन्होंने अपना अलग अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया, और इसके लिए आंदोलन करा। और नेक्स्ट है, पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था, जवाब नहीं देती थी। उसने कहा, फिर लोगों ने बोलना यार जवाब ही नहीं देती तो अपना अलग देश बनाएंगे, अपनी अलग सरकार चलाएंगे, और वहां पर जो सरकार होगी वो ज्यादा जवाबदेह होगी। तो ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको शॉर्ट में लिख लेना, या पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, अभी बता दूंगा कहाँ से मिलेगी आपको पीडीएफ, बट आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए, या शॉक थेरेपी क्या है वो बताइए। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, अब देखो सोवियत संघ का विघटन तो हमने देख लिया क्यों हुआ, अब हम ये देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, ठीक है। बाद क्या हुआ वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, शीत युद्ध का समाप्त हो गया। शीत युद्ध है ना, शीत युद्ध यानी लड़ाई थी एक,
शीत युद्ध का मतलब वो लड़ाई जिसमें ना खून खराबा नहीं होता, बट है ना डर लगा रहता है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। कोल्ड वॉर नाम से पता चल रहा है, कोल्ड वॉर। ठीक है। और ये अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हो रही थी। अब यूएसएसआर तो खत्म हो चुका था, तो अब ये लड़ाई भी समाप्त हो गई। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया, उसका उदय हुआ। इसका मतलब क्या है, पहले दो दो ध्रुवीय था देश। इसका मतलब कि अमेरिका एक सुपर पावर था और सोवियत संघ एक सुपर पावर था। अब ये सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो अमेरिका ही एक सुपर पावर रह गया और विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हो गया और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। आपको पता है, मैंने आपको बताया यूएसएसआर जो है बहुत सारे हथियार बना रहा था, अमेरिका भी बहुत सारे हथियार बनाता। अब यूएसएसआर खत्म हो गया तो हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई। नेक्स्ट है कि सोवियत खेमे में 15 नए देश का उदय हुआ। अब आपको पता ही है, यूएसएसआर तो पूरा का पूरा टूट गया था, तो वो जो अलग अलग 15 राज्य थे ना, उन्होंने अपने अपने देश बना लिए। ठीक है, यूएसएसआर से टूट कर, तो इसलिए नए नए देशों का उदय हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हमारा रूस था उसको सोवियत सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया, विटो पावर। आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊं, पांच है ना, पांच देश ऐसे हैं जिनको विटो पावर मिली हुई है। चाइना है, ब्रिटेन है, और अपना यूके है, यूएस है, और यूएसएसआर है। ठीक है। बट यूएसएसआर तो 1991 में टूट गया था, उसका तो विघटन हो गया था। तो जो यूएसएसआर को वीटो पावर मिली हुई थी ना, वो वीटो पावर अब रूस को दे दी गई। 15 राज्यों में से एक जो राज्य था ना जिसका वर्चस्व था, उसको दे दी गई, तो ये भी हुआ। नेक्स्ट है कि विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन जो है वो एक तरह से चेंज हो गया। शक्ति संतुलन ऑब्वियस सी बात है परिवर्तित हो गया, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया, है ना। अब क्योंकि अमेरिका ही अब सुपर पावर रह गया था। और नेक्स्ट है कि साम्यवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व बढ़ा। यानी अब जो यूएसएसआर था ना हमारा, सोवियत संघ, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर चल रहा था, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि देखो यार, यूएसएसआर तो समाजवादी था, वो तो टूट गया, है ना। तो ये दिक्कत हो गई। और पूंजीवादी है ना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था अपनाता था अमेरिका, उसका वर्चस्व बढ़ा। और लास्ट है कि ना सोवियत संकट विघटन के बाद शॉक थेरेपी को भी अपनाया गया। अब क्वेश्चन यही बनता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन में ये भी लिखवाया था मैंने कि शॉक थेरेपी क्या है। मैं दोबारा से बता दूं, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को इसके अंदर इंक्लूड किया है, अच्छे से करके जाना। और इसकी पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, मेन पॉइंट स्टडी क्लास 12। और हमारी एक वेबसाइट भी है, मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। गूगल पे जाके डायरेक्टली लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, ठीक है, तो मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे आ जाओगे आप। अभी मैंने इस पे क्लास 12 के लिए नोट्स अपलोड नहीं करे, ठीक है, बट मैं जल्दी यहाँ पर कर दूंगा। अभी के लिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, नाम मैंने आपको बता दिया, और अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, 9 10 के भी नोट्स अपलोड कर रहे हैं, तो इसके सर्वर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। बात यह है कि देखो, जैसे मैंने बोला कि नोट्स आपके लिए एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक कभी भी ऐसे पेमेंट मैंने ली ही नहीं है। कोई मेरे को बच्चा बोलता है ना कि सर इतने पैसे ले लो, मैं आपको, मैंने कहा बच्चा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को बस अपना नंबर दे दो, या आप मेरे को, मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ऐसा ही होता है, अगर कभी किसी बच्चे से डाउनलोड भी नहीं होता तो, या मिलते नहीं है उसको नोट्स, क्योंकि मोटिव ही नहीं है। बट दिक्कत यह है कि इसकी सर्वर की कॉस्ट है ना, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और वो मेरे लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है। अभी तो देखो मैं मैनेज कर रहा हूँ, ईमानदारी से बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, अभी तो मेरे से मैनेज हो रही है, बट शायद आगे ना हो पाए। और आपको सच बताऊँ ना, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शायद आपकी 12th कंप्लीट हो जाए, तब जो आपके जूनियर है, जो अभी 10th में है, जब वो 11th में आएंगे, या 11th वाले जब 12th में आएंगे, जब 9th वाले 10th में आएंगे, तब शायद उनको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि तब मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, मेरे को इस पे अपने नोट्स पे प्राइस टैग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात, जिस दिन मैं अपने नोट्स पे प्राइस टैग लगाऊंगा ना, वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन होगा। आप समझना कि मेरे को बहुत ही दिक्कत है, इसकी वजह से मैंने प्राइस टैग लगाया। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे नोट्स, अब देखो मैं प्राइस टैग भी, बात यह है कि मैं कितना, मेरे को पता है बात कि मैं कितना भी छोटा प्राइस टैग लगा लूँ, कुछ बच्चों के लिए वो अमाउंट ज़्यादा ही होगा, तो मैं लगाता ही नहीं। समझ रहे हो? तो इसलिए आप, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप सपोर्ट कर सकते हो। और कितनी छोटी अमाउंट है, कितनी बड़ी अमाउंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ वो मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। बच्चे मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमारे पास इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं यार, सपोर्ट करा है वो बड़ी बात है। मेरे को ये है कि हाँ बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। समझ रहे हो? तो आप सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो। ओके। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। मेन पॉइंट टैक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया। पता नहीं यार गेमिंग के क्यों सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो आप इतने सारे। मैं तो इस पर डाल ही नहीं रहा कुछ, डालूंगा, और अभी तो कुछ पता भी नहीं है। ठीक है। और बाकी ये भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल है, ये ब्लॉगिंग चैनल है। जब भी मैं एग्जाम के बाद यहीं पर लाइव आके बताता हूँ कि देखो डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन आए हैं, मैं चुप करवाता हूँ। बट दिक्कत की बात यह है कि अब शायद मैं अभी लाइव ना ले पाऊँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो इसी वजह से।
बाकी पता ही है आपको कि पेपर तो मैच ही आना है, ठीक है। अब चलो जी, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी नोट्स मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे आपको, और व्हाट्सएप पे भी चैनल बना रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। चलो शॉक थेरेपी की बात करते हैं। तो बात यह है, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ ना, तो जो भी अलग अलग 15 अलग अलग देश बन गए थे ना, उन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई। अब शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? शॉक थेरेपी पहले हिंदी में समझ लो, इस शॉक थेरेपी वर्ड का क्या मतलब है। इसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब आपको पता है कि सारे के सारे जो यूएसएसआर के, यानी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की बात है, तो सोवियत संघ जो अलग 15 अलग अलग राज्य में बटा हुआ था ना, तो बटने से पहले वहां पर कौन सी विचारधारा चलती थी? साम्यवादी, है ना। पूरे यूएसएसआर में साम्यवादी चलती थी, अमेरिका में पूंजीवादी चलती थी। तो अब है ना, उनको ये लग रहा था कि यार ये साम्यवादी विचारधारा तो खराब है, क्योंकि इससे तो देश टूट गया, विघटन हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या करा कि साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवादी विचारधारा में बिल्कुल उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। ऑल दो इस चीज का फायदा नहीं हुआ उन्हें, बहुत नुकसान हुआ, बट उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। और उसमें है ना उनकी हेल्प करवाई, एक मॉडल तैयार किया था विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इसकी हेल्प करी थी ये मॉडल बनाने में, ताकि जो जो भी हमारे साम्यवादी देश है वो जो पूंजीवादी देश बन सके। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत जैसे देशों पर सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। आपको पता है कि जो यूएसएसआर है वो टूट गया, तो इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? अभी और भी इससे इससे रिलेटेड, ऑल दो सेम सेम क्वेश्चन इससे रिलेटेड नीचे आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट नीचे जो है ना, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि भारत का जो सोवियत संघ के जो टूटे हुए देश है उनके साथ कैसा संबंध था, वो आएंगे बात करेंगे। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि भारत जैसे देशों का सोवियत संघ के विघटन से क्या परिणाम हुआ। सबसे पहली चीज तो ये हुई कि विकासशील देशों की घरेलू राजनीति, और देखो इसमें लिखा है भारत जैसे, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही, भारत जैसे देशों की बात हो रही है, यानी जो विकासशील देश है उनकी बात हो रही है। तो विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप जो है वो अधिक अवसर मिल गए, यानी अमेरिका को हस्तक्षेप के अधिक अवसर मिल गए, यानी है ना बहुत देशों की है ना इंटरनल पॉलिटिक्स में जो है वो अमेरिका घुसने लग गया था। एग्जाम्पल है इराक। इराक में तो सरकार ही गिरा दी थी। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो विकासशील देशों में है ना अमेरिका दबदबा अपना कायम कर रहा था। दूसरी बात है कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूंजीवादी विचारधारा का वर्चस्व बढ़ा, क्योंकि यूएसएसआर साम्यवादी था, कम्युनिस्ट था, तो वो खत्म हो गया और पूंजीवादी विचारधारा का पूरा वर्चस्व बढ़ा पूरी दुनिया में। विश्व में महत्वपूर्ण जो संगठन थे उसमें अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा। जो कौन कौन से संगठन थे? डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे। ठीक है। और नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रण प्रवेश की सुविधा मिली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका जैसे अमेरिका, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अमेरिका जो था वो किस पे चल रहा था? पूंजीवाद। पूंजीवाद कहते थे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करो। अब पूरी दुनिया में पूंजीवादी विचारधारा फैल गई थी, तो दिक्कत ये हुई कि जो अमेरिका जो हमारे जैसे विकासशील देश है ना, उनको बार बार बोला जाता था कि जी व्यापार करो, व्यापार करो, व्यापार करो। ठीक है। चलो जी, आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि साम्यवादी और सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अमेरिका अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। पहला पॉइंट है, ये सोवियत क्या है, ये अमेरिका के अर्थव्यवस्था नहीं पूंजीवाद का है। ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट है कि राज्य द्वारा पूर्ण रूपेण नियंत्रण। तो मैंने आपको बता ही दिया था सोवियत अर्थव्यवस्था में क्या होता था, अर्थव्यवस्था पूरी सरकार कंट्रोल करती थी, और यहाँ पर सरकार का बहुत कम कंट्रोल होता था अर्थव्यवस्था पर। दूसरा है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सब कुछ जो है ना वो योजना पहले से डिसाइड होता था, और यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित, यानी यहाँ पर है ना कोई प्लानिंग नहीं होती थी। जैसे सरकार, जैसे मार्केट चलना चाहे। अब है ना इसके लिए आपने, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स होगी तब आपको समझ आएगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता होती है, सरकार इंटरफेयर नहीं करती, कोई पहले से प्लानिंग वगैरह करके नहीं रखती। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाजवादी आदर्शों से प्रेरित होती है, ये देखती है कि समाज का कल्याण कैसे हो रहा है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है, और इसमें ये होता है कि अधिकतम लाभ व पूंजीवादी सिद्धांत पे चलती है। इनका प्रॉफिट मेकिंग मेन मोटिव होता है। जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो और डीप में समझाऊंगा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक। उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, ये पूरा लिखना, राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है। और यहाँ पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, बाजार का नियंत्रण होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बाजार का नियंत्रण होता है। ये है ना राज्य उत्पादन के साधनों का, ये है ना ये जो पॉइंट है ना, ये वाला उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है। ये यहाँ लिख दिया मैंने, राज्यों का स्वामित्व होता है, यानी दबदबा या नियंत्रण होता है। ठीक है।
और यहाँ पर आएगा बाजार का नियंत्रण होता है। और लास्ट है कि व्यक्तिगत पूंजीवाद का कोई अस्तित्व नहीं होता, पूंजीवाद का अस्तित्व ही नहीं होता, व्यक्तिगत पूंजी कुछ होती नहीं, और यहाँ पर व्यक्तिगत पूंजी को महत्वता दी जाती है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, मैं आपको बता दूं इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। समझा देता हूँ। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषता बताइए, शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए, गैराज सेल क्या है, और क्या शॉक थेरेपी साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर परिवर्तन का सबसे बेहतर तरीका था, तर्क दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो यूएसएसआर से अलग अलग 15 देश बने ना, उन सब ने क्या किया था, पूंजीवाद को अपनाया था। यस और नो, अपनाया था ना पूंजीवाद को। तो वो पहले सारे के सारे साम्यवाद देश थे, तो उन्होंने क्या किया, पूंजीवाद देशों को अपनाया। तो उन्होंने जब पूंजीवाद को अपनाया तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है, और इससे उनको फायदा नहीं नुकसान ज्यादा हुआ। तो एक तरह से मैं आपको बता दूं ये सही तरीका नहीं था। अब आपको एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आए, यही ये वाला क्वेश्चन आए, तो आपको क्या लिखोगे, आप लिखोगे नहीं, शॉक थेरेपी को जो शॉक थेरेपी जो अपनाया गया था साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन के लिए, वो एक अच्छा तरीका नहीं था, क्योंकि जो यूएसएसआर के टूटे हुए 15 राज्य थे, उन्होंने जब इस चीज़ को अपनाया तो बहुत सारे नुकसान हुए, और वो नुकसान फिर आपको लिख देने, और जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, परिणाम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो आ जाता है। पहले शॉक थेरेपी है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आघात पहुंचाकर उपचार करना, और इसमें साम्यवादी देशों को किस में कन्वर्ट किया गया था, पूंजीवाद देश में कन्वर्ट किया गया था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इसकी हेल्प करी थी। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या किया, शॉक थेरेपी में क्या क्या होता है। पहले तो मिल्कियत जो होती है, जो पहले सरकार के कंट्रोल में थी, उसको सब कुछ निजी हाथों में दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है। यानी जो फैक्ट्रियाँ पहले सरकार के कंट्रोल में थी ना, वो सब कुछ बेच दी जाती है अलग अलग बिजनेस ओनर्स को। ये चीज़ करी जाती है शॉक थेरेपी में। पहली, राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी वही है सारी की सारी जो राज्य की संपदा होती है, फैक्ट्री वगैरह, बिजनेस वगैरह, फार्म वगैरह, जो भी होता है, ये सब कुछ निजी हाथों में बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म। पहले सरकार क्या करती थी, सबके फार्म को मिलाकर खेती करती थी, बट अब निजी फार्म बना दिए, बेचना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जैसी जैसे पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की अर्थव्यवस्था होती है ना, उसको अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता, यानी एक दूसरे से व्यापार वगैरह कर सकते हैं और चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, मुद्रा एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, यानी है ना, ये पहले मैं आपको बता दूं, जो साम्यवादी देश है ना, वो किसी से व्यापार नहीं करते थे, बट बेसिकली जो शॉक थेरेपी है उसमें ये बोला गया कि आप पश्चिमी देशों से व्यापार करो तभी आपका कुछ होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब सिर्फ पूंजीवाद को अपनाना है, ये बात बोली गई शॉक थेरेपी में। ठीक है, अब इसके परिणाम की बातें करते हैं, जो मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, वैसे और भी थे बुक के अंदर बट मेरे को लगा इतने काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले तो परिणाम का क्या हुआ, तो शॉक थेरेपी से पूरे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, जनता को भी बहुत बर्बादी झेलनी पड़ी, ये पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा, जो राज्य राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था ना, वो चरमरा गया। अब ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैराज सेल, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, पढ़ लेना, ये पैराग्राफ है क्या। बात क्या है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, शॉक थेरेपी में जो भी फैक्ट्री पहले सरकार के अंडर थी उसको बेचा जाएगा। तो बेचने के लिए ना हर एक नागरिक को, यूएसएसआर के हर एक नागरिक को, जो अलग अलग 15 राज्यों के नागरिक थे, उनको एक लेटर दिया गया था, इनविटेशन कार्ड दिया था, आमंत्रित पत्र दिया गया था कि आप आना नीलामी में, और बैठ के नीलामी पे बोली वगैरह लगाना, फैक्ट्री बिकेगी ना, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, पैसे के चक्कर में वो किसी दूसरे बंदे को बेच दिया। अब दूसरे बंदा जो कि यूएसएसआर का था नहीं, यूएसएसआर का पार्ट नहीं था, वो गया गहरा से, वो सेल में गया जहाँ नीलामी हो रही थी, वहां गया, और जो हजारों करोड़ों की फैक्ट्रियां थी ना, उसने उसे 5,000 10,000 करोड़, मतलब बहुत सस्ती कीमत पे खरीद रहे थे वो। तो इसलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। अमेरिका में ना गैराज सेल होती है। गैराज सेल में क्या होता है कि आप अपने घर के बाहर ही कोई वो लगा दो और बहुत महंगी महंगी चीजें सस्ते में मिलती है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि पूरे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल थी, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां थी, कंपनी थी, बिजनेस थे, वो बहुत सस्ते दामों पर, औने पौने दामों पर बिक गए। तो ये भी एक शॉक थेरेपी का नुकसान ही है। नेक्स्ट है कि रूबल, जो रशिया की करेंसी थी ना रूबल, उसमें भी गिरावट आई। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, अगर डायरेक्टली बच्चा पीडीएफ में से पढ़ेगा ना मुद्रास्फीति, कंफ्यूज जाएगा कि ये क्या लिख दिया सर आपने। इसलिए मैं इसलिए बोलता हूँ वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ गई है, लोगों की जमा पूंजी जो है वो खत्म होती गई। नेक्स्ट है कि सामूहिक खेत जो थे वो समाप्त हो गए, और इसकी वजह से लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा, मतलब इसका मतलब ये है कि बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है कि पहले सारे सामूहिक फार्म होते थे, वो बेच दिए। अब जिन लोगों को बेचे उनको ढंग से खेती करनी नहीं आती थी, पहले सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, सही से चलता था। तो इसकी वजह से ना वो ढंग से उत्पादन कर नहीं पा रहे थे, और रूस के अंदर क्या हो, खाद्यान्न की आयात करवाना पड़ा, यानी खाने की कमी आ गई थी, आयात करवाना पड़ा। और नेक्स्ट है कि सन 1999
में जो सकल घरेलू उत्पाद था, जीडीपी था, वो 1989 की तुलना में भी कहीं नीचे हो गया। मतलब आप समझ रहे हो, जीडीपी है ना बढ़ती है, बट इनकी जीडीपी 10 साल पुरानी जो जीडीपी थी उससे भी कम हो गई। समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो भी नष्ट हो गई। पता है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि वो रोटी कपड़ा मकान सरकार प्रोवाइड, वो भी खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट है सरकारी, सरकार जो रियायतें देती थी ना गरीब लोगों को, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। मध्यम वर्ग जो है वो हाशिए पर आ गया, बुरा असर पड़ा मध्यम वर्ग पे। और जो इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने तो देश ही छोड़ दिया, उन्होंने कहा यार ये तो देश का बट्टा धार कर रहे हो, तो हम तो निकल लिए यहाँ से। नेक्स्ट है कि माफिया वर्ग भी उभरने लगा। अब सर माफिया वर्ग क्या होता है? माफिया वर्ग होता है बेसिकली जो अलग अलग जो होते हैं ना, गैंगस्टर वगैरह, वो ग्रुप होने लगे और उन्होंने बहुत सारे बिजनेस पे कंट्रोल कर लिया कि जी छोड़ दो अभी हमारा है ये, समझ रहे हो, ऐसी बातचीत हो गई। नेक्स्ट है कि यूएसएसआर का ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि यूएसएसआर टूटा, 15 अलग अलग राज्यों में बड़ा, शॉक थेरेपी अपनाई गई और बहुत जल्दी में संविधान लिखा गया। और संविधान इतनी जल्दी में लिखा गया कि जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, जो बड़े, जो जिसके पास पावर होती है, उसको इतनी शक्तियाँ दे दी कि वो एक तरह से डिक्टेटर ही बन गया। डिक्टेटर समझते हो आप? क्या डिक्टेटर, यार हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा, डिक्टेटर का मतलब वही जो तानाशाह, तानाशाह बन गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं बता दूं, इससे एक एक मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बट ये इकट्ठा भी क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का। एक इसका एक पॉइंट मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ बेसिकली। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब आपको पता है यूएसएसआर टूटा, 15 अलग अलग राज्य में बट गया, तो उसमें से जो 15 अलग अलग राज्य थे उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब क्या क्या प्रॉब्लम थी वो देखो। सबसे पहले संघर्ष और तनाव का क्षेत्र, तो वो जो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर क्या हो गई, लड़ाई वगैरह होने लग गई। जैसे रूस के 2 इलाके थे, चेचन्या और दागिस्तान, जो 15 अलग अलग राज्यों में से एक थे। उनके अंदर अलगाववादी आंदोलन चल गया। चेक स्लोवाकिया जो है वो दो हिस्सों में टूट गया, चेक और स्लोवाकिया। एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि रूस के 2 गणराज्य वह कौन से थे जहां पर क्या है, अलगाववादी आंदोलन चला, तो आपको लिखना है चेचन्या और दागिस्तान। एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि चेक स्लोवाकिया जो है वो किन 2 हिस्सों में टूट गया, चेक और स्लोवाकिया में टूट गया। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरा है कि जो बाल्कन क्षेत्र के देश थे ना, उसमें से एक क्षेत्र था जिसका नाम था युगोस्लाविया, वो 4 हिस्सों में टूट गया। हर्जगोविना, ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इन तीन ये ला बोस्निया, ये इन 4 अलग अलग क्षेत्रों में, ये दोनों वैसे एक ही हैं, 3 ही क्षेत्रों में बटा था वो। 1990 में यहाँ पर गृह युद्ध हुआ, देश के अंदर ही लड़ाई हुई, 3 हिस्सों में बट गया। नेक्स्ट है कि जो बाल्टिक देश थे, यानी बाल्टिक क्षेत्र भी थे, जिसमें से एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया था, वो भी उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया मार्च 1990 में। और उसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन, यूएन का पार्ट बन गए। और 2004 में तो वो नाटो के अंदर भी चले गए। अगर आपको नाटो नहीं पता तो अमेरिका का एक ग्रुप है, उसमें मिल गए। मतलब धोखा, पूरा धोखा हो गया हमारे उसके साथ, यूएसएसआर के, यूएसएसआर यानी रशिया के साथ। नेक्स्ट है कि मध्य एशिया, जैसे तजाकिस्तान के देश है, वहां पर 10 साल तक गृह युद्ध चला, यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि तजाकिस्तान का गृह युद्ध कब खत्म हुआ, 2001 में। बहुत सीरियस लेना ये, वैसे मैं एमसीक्यू की वीडियो में क्लियर करवाऊंगा, बट फिर भी बता रहा हूँ, उस टाइम टेस्ट देना आप, ठीक है। और जो हमारा अजरबैजान है और आर्मेनिया, उनके बीच में लड़ाई, यूक्रेन में जो हमारा किर्गिस्तान में, जॉर्जिया के अंदर भी गृह युद्ध वगैरह। अब यूक्रेन की तो हालत ख़राब है ना, हमारे रशिया ने थोड़ा दिक्कत कर रखी है। और आपसी विवाद के कारण युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है, आपसी विवाद के कारण यानी गृह युद्ध के कारण, है ना। और बहुत सारे जो एशियाई देश हैं वहाँ पर पेट्रोल का विशाल भंडार भी है, और इसकी वजह से बाहर की जो ताकतें हैं, देश हैं, उन्होंने भी इन देशों पर कंट्रोल करने की कोशिश करी। जैसे यूएस ने इराक पर मैं कहूँ, या ईरान पे कहूँ, कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब याद है आपको एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आएगा आपको नीचे, कि भारत का जो यूएसएसआर के टूटे हुए देश थे, जिसको हम पूर्व साम्यवादी देश बोलते हैं, उनके साथ कैसा रिलेशन था। तो मैं आपको बता दूं, उनके साथ अच्छा रिलेशन था, बट खास तौर पे सबसे बढ़िया रिलेशन था रूस के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व था, क्योंकि अमेरिका तो चाहता था उसका विश्व, उसका दबदबा रहे, पर हम चाहते थे कि एक नहीं, बहुत सारे अलग अलग सुपर पावर हो पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है कि दोनों ही देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र नीति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े को वार्ता से हल करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ता और लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। ये भी इसलिए हमारे रिलेशन रशिया के साथ अच्छे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मार्क्स में आ सकता है। क्या ना, हमने और रूस ने 2001 के अंदर 80 जो द्विपक्षीय ये द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे, जहां पर दोनों हम एग्री हुए थे। नेक्स्ट है कि जो रशिया है वो हमको हथियार वगैरह भी देता है ना, सुरक्षा। दूसरा, रूस से हम तेल भी मंगाते हैं और इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही मंगा रहे हैं। नेक्स्ट है कि परमाणिक योजना है और अंतर्राष्ट्रीय योजना है, उसमें भी वो हमारी हेल्प करता है।
नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश हमारी चल रही है। ये भी पूर्व साम्यवादी देश है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। उसके साथ भी मैंने बताया था ना, पूर्वी जो हमारे साम्यवादी देश है, तो यानी दोनों के साथ रिलेशन, रूस के साथ तो और इनके साथ भी रिलेशन हम अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। और गोवा के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर सम्मेलन भी हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन। अभी 2022 में भी हुआ था, 2023 में हुआ था, ये अपना 2023 की बात हो रही है, 2023 का हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पर हमने सम्मेलन अटेंड किया था। बट ये 2016 की बात हो रही है, क्योंकि बुक में 2016 लिखा हुआ था। उसमें 70वें जो वार्षिक सम्मेलन था, भारत के प्रधानमंत्री जो थे और रूस के जो वो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान, इन सारे के सारे लेकर बातचीत हुई थी। ठीक है, चलो, ये कुछ लिखा हुआ है कि इंडिया को क्या फ़ायदा होता है रशिया से। कश्मीर इशू पे जो रशिया है वो इंडिया का साथ देता है, ऑयल वगैरह देता है, मिलिट्री इक्विपमेंट हम रशिया से खरीदते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड भी उनके पास कोई डिटेल होती है वो हमको देते हैं। नेक्स्ट है कि सेंट्रल एशिया से रिलेटेड यानी कजाकिस्तान और इन देशों से रिलेटेड हमें व्यापार करने का देता है। और नेक्स्ट है चाइना से हमारी कोई लड़ाई हो जाए तो बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि चाइना के साथ रशिया के रिलेशन अच्छे हैं। बट मैं सच बताऊं तो रशिया जो है वो हमारा साथ कभी नहीं देगा। अगर चाइना के साथ लड़ाई हो जाए हमारी, वो या तो चाइना का साथ देगा या बोलेगा ही नहीं बीच में। ये बहुत सच्ची बात है। हमें लगता है कि रशिया हमारा चाइना के साथ साथ देगा, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है कि अब रशिया को क्या फ़ायदा होता है, उसको पैसे मिलते हैं है ना, ऑब्वियस ही बात है। हम जब वो खरीद रहे हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, तो हिंदी में आपको बता रहा हूँ। तो हम आर्म्स वगैरह, आर्म्स का मतलब हथियार वगैरह खरीदते हैं तो पैसे दे रहे हैं, उनका फ़ायदा है। नेक्स्ट है कि वो एनर्जी वगैरह दे रहा है तो उसको फ़ायदा है। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक प्रोजेक्ट में भी हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो पैसे देते हैं कभी कभार, या हम भी उनकी हेल्प करते हैं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, मैं देखो एक बता देता हूँ। 1985 के टाइम में, 1985 के टाइम में यूएसएसआर के विघटन का सबसे मुख्य कारण बता रहा हूँ। 1985 में एक बंदा था जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ गोर्बाचेव लिखा हुआ है। मिखाइल गोर्बाचेव था, 1985 में यूएसएसआर का लीडर बना था, जब यूएसएसआर था। यूएसएसआर का विघटन 1991 के टाइम में हुआ। तो 1985 में जब ये लीडर बना ना, इसने देखा यार बहुत सारी दिक्कत है, इसने थोड़ी चीज़ें सही करने की कोशिश करी, बट इस पे उल्टा पड़ गया। पता है उल्टा क्यों पड़ गया? आपको हंसी आएगी सुन के। ये बंदे ने करे तो अच्छे काम, लोगों को भी लगा कि हाँ ये अच्छे काम कर रहा है, बट दिक्कत ये थी, बहुत बढ़िया लीडर था ये। अगर कोई बंदे आंदोलन कर रहे हैं ना, उसे कहा करने दो पहले वाले जो इससे पहले के नेता थे ना, वो तो गुद्दी नाप देते थे कि भाई यहाँ नहीं होगा ये, कहीं और जाके करो ये। बट ये बड़ा सही था, इसने लोगों को इतने अधिकार दे दिए तो लोग डर गए कि यार अभी मांग लो जो मांगना है, नहीं तो बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसकी वजह से कुछ लोग थे समझते थे यार ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसको और करना चाहिए। कुछ लोग थे कि जी कर तो रहा है बट और करो और करो, इसके चक्कर में और उसकी पार्टी के लोग इसके खिलाफ हो गए कि भाई इतनी आज़ादी क्यों दे रहे हो। इसके बंदर इसके इसकी वजह से बंदा फिस गया। और फिर एंड में आपको पता है कि यूएसएसआर के विघटन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कमजोर था, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया इतने लोगों को जहां ये रोक सकता था इसने रोका नहीं। ठीक है, बाकी तो मैं बता रहा हूँ ना, बाकी नहीं तो रोकते थे, मारते थे। चलो अब बात करते हैं हम मिखाइल गोर्बाचेव। क्वेश्चन क्या है कि मिखाइल गोर्बाचेव तो रोक का निष्दान ठीक कर रहे थे, ये देखो ये वही बात है, ये काम सही कर रहा था, वह सुधार का प्रयास भी ठीक था, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया? ठीक है, इसका आंसर वैसे नीचे वाले इसमें लिखा हुआ है, बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कि है कौन ये। सोवियत संघ का नेता है, 1985 में लीडर बना, ये दो पॉलिसी लेकर आया था, पेरिस्त्रोका और ग्लासनोस्ट। ये वर्ड याद रखने, इसका मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। अब यार हिंदी में रिकंस्ट्रक्शन देख लेना क्या कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, ओपननेस यानी व्यापार करो दूसरे देशों से। इसकी पॉलिसी भी अपनाई थी जो ये रहा है, राजनीतिक सुधार की नीतियों की शुरुआत भी करी थी। उन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ भी बंद कर दी थी, ये भी अच्छी बात है। अब सॉरी, अमेरिका के साथ, और अफगानिस्तान के अंदर है ना उन्होंने सेना भेजी थी, वापस बुलवा ली, ये भी अच्छा करा उसने। जर्मनी का एकीकरण करने में भी मदद करी, जो युद्ध था उसको समाप्त करने में भी मदद करी उसने। सोवियत संघ के विघटन का, बट इसको दिक्कत है, इसको सोवियत संघ के विघटन का दोषी भी ठहराया जाता है। अब क्यों ठहराया जाता है? दिक्कत यह है कि गोर्बाचेव ने लोगों के आक्रोश को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रशासनिक ढांचे को ढील देने का निश्चय किया कि करने दो आंदोलन यार, परंतु व्यवस्था में इतने ढील देते नागरिकों की अपेक्षा का ज्वार उमड़ गया। लोग हो गए पागल कि यार तो आज़ादी मिल गई, अब तो भाई जो मर्जी मांगेंगे, जिस पर वह काबू करना कठिन हो गया। कुछ जो आलोचक है वो कहते थे कि यार उसको और काम करना चाहिए और तेजी से काम करना चाहिए, कर नहीं रहा। और उसकी पार्टी वाले कह रहे कि भाई बहुत तेज चल रहा है तू। तो इसके चक्कर में पिस गया, और फिर बाद में जो लोग हैं, जो नया लीडर आया, वो कंट्रोल कर ही नहीं पाया, क्योंकि गोरबाचेव ने इतनी आज़ादी दे दी। तो इसी की वजह से कहा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे अच्छे से क्वेश्चन कर लेना, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड
कर दी है मैंने या कर दी होगी। आप यहाँ से आप सपोर्ट करना चाहो कर सकते हो, या चेक कर लेना, शायद नोट्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हो मैंने। ठीक है। और बाकी आप हमारे अलग अलग चैनल जो है वो मेन पॉइंट टेक, मेन पॉइंट स्टडी, ठीक है, मेन पॉइंट गेमिंग और भरत कुमार कोरवाल, इनको चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।